कि इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। तो आपके हिसाब से 90 डेज वाली थ्योरी काम करती है या नहीं करती? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से एक महीने में कितनी अर्निंग कर लेते हो? कि कोई ऐसी 5 टिप्स बताइए जिनसे हम इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, तो आज हमारे साथ है मिस्टर आशुतोष प्रताप सिंह, जिनको टेक्निकल सेटिल के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर आशुतोष इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो बनाते हैं। ये टैग, फाइनेंस और करियर की निश के अंदर अपनी वीडियोस बनाते हैं। इनके पास 5 लाख के लगभग फॉलोअर की कम्युनिटी है और आज ये अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके। तो आज हमें मौका मिला है उनको अपने चैनल पर इनवाइट करने का, तो चलिए उनके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में सर, और थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पे आए। थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जब आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट किया या वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो आपकी कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? थोड़ा सा ऑडियंस को आप बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर। यार, ये मेरी जो जर्नी है ये 2018 में शुरू हुई थी, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर स्टूडेंट था। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं उस वक्त इंस्टाग्राम से काइंड ऑफ हेट करता था कि यार क्या लोग फेसबुक है तो क्यों इंस्टा पे जा रहे हैं। लेकिन जब वही एक फ्लो में मैं भी इंस्टाग्राम पे आया, और उसमें फिर मेरे को शुरू से आदत नहीं रही कि अपनी पर्सनल पिक्स डालने की। आप देखोगे मैं आज भी नहीं डालूंगा अपनी पर्सनल पिक्स उस पर। तो मैं क्या करता था, मेरे को उस वक्त शौक था ये एथिकल हैकिंग वगैरह सीखने का। तो मैंने उस पर मैं उस पर पिक्स वगैरह डालता था, अपने सेटअप पिक्स डालता था, और ना जैसे कुछ टर्मिनल में कोड रन हो रहा है उसका डालता था। तो मैंने वो डाला और लोगों ने वो काफ़ी लाइक किया और कमेंट किया, और अच्छा, मतलब लोगों को अच्छा लगने लगा। मतलब पहले तो मेरे दोस्तों को ही, फिर बाहर से भी लोग फॉलो करने लगे, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि लोग और जानना चाहते हैं कि हैकिंग कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग जो मेरी जर्नी हुई वो हैकिंग से हुई है, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि हैकिंग कैसे करते हैं। और मुझे जितनी भी आती थी, मतलब मुझे बहुत कम आती है, मतलब मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ तो लेकिन जितनी भी मुझे आई है मैंने लोगों को सिखाने की कोशिश की। उतनी जो भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मेरे को आती थी उस वक्त, वो मैंने सब लोगों को सिखाई। और उसको वो सिखाने के लिए मुझे लोगों के लिए कंटेंट बनाना पड़ा। अभी तो रील्स हैं, अभी तो वीडियोस हैं, पहले कराउजल्स बनते थे तो हमने पहले वो बनाए थे। तो इमेज पोस्ट, कराउजल्स, ये सब हमने बनाए। और फिर ऐसे ऐसे कर करके जैसे ऑडियंस और एंगेज होती गई, वो और क्यूरियस होती गई, इसको कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं। हमने उनका फीडबैक लेते रहे और उसी पे कंटेंट बनाते गए, और धीरे धीरे करके ये जर्नी इतनी लंबी हो गई है हमारी। 5 साल हो गए हैं लगभग। अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या आपने जो स्टार्टिंग की थी वो इंस्टाग्राम से स्टार्ट की थी, या आपने शुरू में कोई और भी प्लेटफॉर्म को ट्राई किया था कि कंटेंट बनाना? यार, स्टार्ट तो ना मैंने यूट्यूब से किया था, क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना मेरे को भी बड़ी दिलचस्पी थी कि मेरा भी चैनल हो, मैं भी यूट्यूब करूं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस डाले, मतलब मैंने 5 वीडियोस डाले, और 5 में से 3 वीडियोस यूट्यूब ने डिलीट कर दिए, क्योंकि गाइडलाइंस में नहीं होता यार, मतलब तुम हैकिंग कंटेंट नहीं डाल सकते यूट्यूब पे। तो मैं वहाँ से डिस्करेज हो गया कि यार मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब उसको पसंद ही नहीं करता है। तो मैंने यूट्यूब को फिर कंटिन्यू नहीं किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम को कंटिन्यू किया, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम ने इतना ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, बाद में तो काफ़ी दिया है। लेकिन एक जो मुझे को बूस्ट मिला वो इंस्टाग्राम ने स्टार्ट में दिया मेरे को। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जिससे कि आपके इंस्टाग्राम पे आपको इतना बूस्टअप मिला, उस पर थोड़ा बताइए। यार, मेरा एक स्ट्रेटजी जो मैंने सीखा था, एक क्रिएटर है, इंस्टाग्राम क्रिएटर है स्टीवन मेलर करके। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई थी कि तुम जब भी फोकस करो अपने कंटेंट पे या अपने इंस्टा पेज पे या ब्रांड पे, तो 3 चीज़ पे फोकस करना। उन्होंने बोला CDE पे फोकस करना। C मतलब कंटेंट पे फोकस करना, वैल्यू देना कंटेंट से। D मतलब डिज़ाइन, मतलब अपने कंटेंट को, तुम्हारा कंटेंट प्रेजेंट करना चाहिए, भले तुम वैल्यू दे रहे हो, अगर तुमने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तुम। और E मतलब एंगेजमेंट। तो मान लो तुमने वैल्यू भी दे दिया, डिजाइन प्रेजेंट भी अच्छा कर दिया, और लोग तुमसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ एंगेज ही नहीं हो रहे, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो इन तीनों पिलर्स को एक साथ बनाए रखना पड़ता है, CDE, कंटेंट, डिजाइन और एंगेजमेंट। बस मतलब अगर एक समराइज करके बोलूं तो यही एक मूल मंत्र है अगर किसी को इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है। अब इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन इन तीनों चीजों से इंस्टाग्राम कभी मुंह नहीं फेर सकता। ये तीनों हमेशा पिलर्स हैं इनके। ओके, तो अभी आपने जैसे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इस पे थोड़ा बताइए।
यार टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, सभी के लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और एक जो जो एक मतलब एक जो फेमस एल्गोरिदम रूमर कह सकते हैं हम, जो लोगों में बात है कि कैसे काम करता है, तो उनका कहना यह है कि जैसे आप पोस्ट डालते हैं तो शुरू के 1 घंटे या शुरू के कुछ मतलब 40-60 मिनट में जो एंगेजमेंट आती है, इंस्टाग्राम उसके बेस पे डिसाइड करता है कि आगे कितने लोगों को वो पोस्ट भेजनी है। तो मतलब अगर आपने पोस्ट डाली तो आपके जो फॉलोअर्स हैं उसमें से कितने परसेंटेज आपके पोस्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि हाँ ये पोस्ट यूजफुल है, वैल्यूएबल है, तो फिर वो बाकी लोगों को भेजता है। और यही जो चीज़ है सेम लिंक्डइन के साथ भी देखने को आई है। अभी लिंक्डइन का एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, मैं नाम भूल गया, शायद रिचर्ड करके एक बंदा है, उन्होंने पब्लिश किया है। तो उन्होंने भी यही बोला कि शुरू के 1 घंटे में जितनी एंगेजमेंट तुम लिंक्डइन से ले लेते हो, लिंक्डइन उतना तुम्हारी पोस्ट को बूस्ट करता है। तो और यही सेम चीज़ इंस्टाग्राम एक्सपर्ट सो कॉल्ड जो हैं वो भी यही लोग बोलते आते हैं कि स्टार्टिंग में जितनी एंगेजमेंट बन जाती है वो डिसाइड करती है आपकी कैसी वायरल होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं बताऊं कि मेरी कुछ रील्स हैं जो कि मतलब मुझे डाले हुए 3 महीने हो चुके हैं और वो अब वायरल हो रही है अपने आप ही। मतलब मैंने उनको स्टोरी में वापस शेयर भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, वो अचानक से वायरल हो रही है, मिलियंस व्यूज पहुंच जा रहे हैं। तो एक बायस्ड हम कह सकते हैं कि वो तरीका है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। बस तुम्हारा काम है कि तुम कंटेंट कंसिस्टेंटली बनाते रहो, यही एक मात्र एल्गोरिथम है। गुड। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि जब आपने इंस्टाग्राम पे शुरू में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो आपको कुछ स्टार्टिंग फेज में कुछ प्रॉब्लम भी आई होगी, जैसे आपने कैमरा फेस किया तो भी प्रॉब्लम आई होगी, कंटेंट पे भी रिसर्च किया होगा, तो इस पे थोड़ा बताइए क्योंकि जो न्यू बिगनर्स होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं उन पे आपको कैसे उनको बताना चाहेंगे कि कंटेंट इस तरीके से बना सकते हैं, कैमरा फेस करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए। यार जब पहली बार रील का फंक्शन आया था ना, मतलब रील फीचर लॉन्च हुआ था, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि जो भी फीचर न्यू लॉन्च होता है ना उसको प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक बूस्ट देता है। और वो हुआ भी था। जैसे ही रील आया मुझे पता था कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, कभी ऐसे वीडियोस नहीं बनाए, यूट्यूब भी नहीं ज़्यादा किया। और जैसे ही रील का फीचर आया मैंने ज़बरदस्ती की खुद के साथ कि रील तो बनानी पड़ेगी दोस्त। अब मतलब अगर मैं अब अपडेट नहीं हो पाया तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे रोंद के, मतलब कंपटीशन इतना है यार, सैचुरेशन बहुत हो जा रहा है इसमें, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मैंने उस वक्त बनाई है रील, और उस वक्त जो रील्स बनी है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बस बोल रहा हूँ, मैं बस कुछ चीज़ मैंने पढ़ी है और बोल रहा हूँ, विदाउट एक्सप्रेशंस है, कुछ नहीं है उसमें। तो वो इस तरह की रील्स थी स्टार्टिंग में, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई भी हुक पॉइंट नहीं कि स्टार्टिंग में मैं ऑडियंस को एंगेज कर रहा हूँ। अभी तो हम रील बनाते हैं तो कितनी टेक्निकलिटी में बनाते हैं, स्क्रिप्ट उसी तरह डिजाइन करते हैं कि भाई शुरू के 3 सेकंड में ऐसा होगा, फिर 5 सेकंड के अंदर ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट हम लास्ट में रखेंगे, बाद में बताएंगे, सीटीए डालेंगे। अब तो इतना सब टेक्निकल स्क्रिप्ट बनती हैं, लेकिन उस वक्त तो बस मेरे को ये था कि ये फीचर यूज करना है कैसे भी करके। तो एक शायद वो एंग्जाइटी थी या वो एक जल्दीपना था मेरे अंदर कि मेरे को ये फीचर यूज करना है, और जैसे कैसे करके हमने शुरू किया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे करके तुम इंप्रूवमेंट लाते रहते हो। मतलब एक लोग ये सोचते हैं इस बारे में यार कि मैं कैसे कर पाऊंगा, तो एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रोवर्ब है कि ना, इफ यू शूट फॉर द मून एटलीस्ट यू विल लैंड फॉर अदर स्टार्स। मतलब अगर आप मून पे भी नहीं शूट कर पाए तो एटलीस्ट आप किसी स्टार पे तो गिर ही जाओगे। तो ये वही है कि ठीक है आपने मतलब वीडियो बनाया, कोई बात नहीं, आपका अच्छा नहीं चला या आपसे हो नहीं रहा है, लेकिन आप कुछ तो सीख रहे हो, आप वीडियो के आप कैमरा फेस करना सीख रहे हो। मैं भी स्पॉटिफाई क्रिएटर डे के एक इवेंट में गया था, तो वहाँ पे ना जाकिर खान आया था, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली। उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं शायद कुछ ऐसा था कि मैं मतलब मैं बहुत कोशिश तो करता हूँ, मतलब बोलता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन मैं वायरल नहीं होता या मेरी बातें लोगों तक पहुँचती नहीं है, उनको लगती नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, कहते कि तुम इंतजार कर रहे हो कि वो वाले शब्द कब आएंगे जो लोगों को मतलब हिला डाले या लोगों को इंप्रेस कर डाले। तुम ये नहीं देख रहे कि जब तुम बोलते हो तो तुम बोलने का भी रियाज कर रहे हो। तो उसने बोला कि तुम उसको भूल जाओ और बोलने का बस रियाज करते जाओ, तुम बोलने का, वो शब्द आ जाएंगे जब समय आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी उन्होंने एक लर्निंग दी थी उस टाइम मेरे को। तो यही है दोस्त। तो जब आपने रील्स बनाना स्टार्ट किया था तो आपने टेक निश को ही मतलब चूज किया था कि मैं इस निश पे आगे जाऊंगा,
और जब रील्स बनाना स्टार्ट हुआ था, रील्स जब आया था तो एक एंटरटेनमेंट हो गया, फैशन, वो वाले रील्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो ये टेक वाला मतलब आपने उस समय क्यों चूज किया, और आपने कंटेंट भी इतना क्रिएटिव तरीके से बना रखा है। जैसे मैं, क्योंकि मैं भी आपके वीडियोस देखता हूँ और मेरी जो भी मेरा ऑफिस स्टाफ है, हमारी कम्युनिटी वो भी देखती है, क्योंकि आपने टेक को इतने क्रिएटिव वे में सिंप्लीफाई किया है कि कोई भी बंदा जो नॉन टेक्निकल है वो भी उसमें इंटरेस्ट ले लेगा। तो ये सब आपने कैसे किया, इस पे थोड़ा बताइए। यार स्टार्टिंग तो ऐसे हुई कि जैसे मैंने बताया कि हमने हैकिंग से स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम भी उन तरह की पोस्ट को गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो गया था वो हमारी। तो कुछ ना कुछ करके हमें अपने नीश को चेंज करना था। तो एथिकल हैकिंग टेक्नोलॉजी नीश का एक सब नीश है। तो अब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को सब नीश से ओवरऑल नीश पे जाना है, जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें गैजेट्स आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी, हैकिंग भी आएगा, लेकिन इन डेप्थ नहीं बताएंगे हम बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस। तो हम स्विच तो पहले ही कर चुके थे, जब हम इमेज वाली पोस्ट डालते थे स्विच तो हम तभी कर चुके थे। जैसी रील्स आई तो हमें एक और प्लेटफॉर्म मिला कि अब हम यहां से बूस्ट मारेंगे। तो हमने टेक्नोलॉजी का वहां से बनाना शुरू किया। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस भी देखोगे ना, वो भी कोई ऐसे गैजेट्स के ऊपर नहीं मिलेंगी, वो भी प्रोग्रामिंग पे मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त हम स्विच कर रहे थे। तो हमने प्रोग्रामिंग पे बनाई है, इंटर्नशिप पे, जॉब्स पे। अब जाके हम विंडोज या ना कोई प्ले स्टोर की ऐप, एंड्रॉइड ऐप, इनके बारे में बताते हैं, क्योंकि अब तो हम ओवरऑल पूरे टेक पे बताने लगे हैं। तो स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी। दिक्कत तो आती है यार जब तुम नीश चेंज करते हो, क्योंकि ऑडियंस इंटरेस्ट तुम्हारा पहले डिफरेंट होता है, फिर तुम चेंज करते हो तो उसमें तुम ऑडियंस लूज भी करते हो, नई ऑडियंस आती भी है, एंगेजमेंट भी ऊपर नीचे होता है। तो रिस्क तो होता है, लेकिन अपडेट तो तुम्हें होना है, उसके लिए ये तो करना पड़ेगा। ये तो सर मेहनत तो सर किसी भी लाइन में आपको करनी पड़ेगी, कंटेंट में आपको बनाना पड़ेगा कंटेंट आपको, तभी जा करके वो चलता है, नहीं चलता है ये बात की बात है, पहले हमें वो बनाना पड़ता है कंटेंट कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं, ये बात की बात है। तो जैसे आपकी कोई पहली वीडियो आपको याद हो जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल हुई हो, और जो आपको लगा कि यार अब मेरा कंटेंट है वो चलने लग गया है, तो अब मैं ग्रो होने लग गया हूँ, जो आपको पहला ऐसा मोमेंट या वीडियो थी जो आप बताइए। यार हाँ, ऐसी एक पहली वीडियो थी। मैंने शायद अब से कुछ 1-1.5 साल पहले एक वीडियो डाली थी कि थ्री एप्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो इसका हुक ही इतना जबरदस्त था कि लोगों को लगा कि यार ऐसी कौन सी ऐप है जो प्ले स्टोर पे भी नहीं है। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट हुआ जानने का। और वो ऑफ कोर्स यार उस वक्त हैकिंग टाइप ही थी, क्योंकि हम उस वक्त हैकिंग से स्विच हो रहे थे टेक्नोलॉजी में। तो वो उस तरह की एप्स थी, और लोगों को हैकिंग में इंटरेस्ट तो शुरू से ही है, हर किसी को है। तो लोगों ने उस रील्स को बहुत ज़्यादा शेयर किया, सेव किया, कमेंट्स किए। तो वो रील पहली रील थी जो हमारी मिलियन टच की थी। फिर उसके बाद जब हमें पता चला कि यार ये टॉपिक चल रहा है, हमने 2-3 रील और बनाई हैं, और वो 2-3 भी मिलियंस टच कर गई हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ एक टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो हमेशा चलती ही है। जैसे कि इनके भी हुक्स होते हैं, जैसे टॉप 3, टॉप 10 बेस्ट, और ये कुछ हुक लाइंस होती हैं जो हमेशा अक्सर चलती है। आप यूट्यूब पे भी देखो तो टॉप 10 मूवीज, टॉप 3, ये वीडियोस बहुत चलती हैं इस तरह से। तो हमने वो हुक पहचाना और फिर उसी पे वीडियो बनाया। तो उसके बाद आपकी सारी वीडियोस आप बोल रहे हो कि वायरल होती गई, या फिर आपने फिर से आप एक्सपेरिमेंट करते रहे अलग अलग वीडियोस बनाकर? हाँ, एक्सपेरिमेंट तो मैंने किया है, एक्सपेरिमेंट तो बहुत किया, अभी भी करते हैं। तो लेकिन जो मेरे को हुक मिला ना कि जैसे टॉप 3, तो अगर मेरे को लगता है ना कि यार अभी मैं फिर से वो डाल लूंगा, क्योंकि रिस्क भी रहता है एक कि यार तुम एक बाहर की ऐप बता रहे हो, क्या पता कोई गाइडलाइंस में कुछ अगेंस्ट हो जाए, तो वो भी रहता है। तो हमने कोशिश की कि वापस से वैसी रील बनाई जाए। तो हमने मेरे ख्याल से हमने 5 पार्ट बनाए हैं। उन 5 पार्ट में से 3 पार्ट वायरल हुए हैं और वो मिलियंस में टच किए हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जैसे YouTube पे होता है कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद हमें एक आध दिन में पता चल जाता है कि यार ये मेरा वीडियो जो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस देती रहेगी या चलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे भी ऐसा होता है कि एक बार जो वीडियो वायरल होगी आपको लगता है कि अब वो वीडियो मेरी चलती रहेगी या फिर वो रुक जाती है, मतलब उसका क्या सिस्टम थोड़ा सा रहता है? हाँ यार, जितना मेरे को देख के लगा है ना, एक तो वही है कि एल्गोरिदम वाला जो सीन है कि शुरू के टाइम में जितने लोग इंटरेक्शन करेंगे उसके हिसाब से वीडियो बूस्ट होगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके ना उसकी रीच कम हो जाती है। मतलब अगर आप देखें, अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हैं, नए अकाउंट को फॉलो करते हैं, तो उसका मोस्टली आपको 1 महीने पुराना कंटेंट ही उसका दिखेगा। जो उसने 1 साल पहले डाला था वो कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, वो कंटेंट इंस्टाग्राम सजेस्ट भी नहीं करेगा। तो मोस्टली 1 महीने पुराना कंटेंट ही उसका आपको दिखेगा। तो यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट की एक लाइफ स्पैन है वो शायद 1 महीने का है।
लेकिन जैसे मैंने बोला यार ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, जो मैंने 3 महीने पहले डाली थी वो अब जाके वायरल हो रही है, तो हम ऐसे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यार पूरा सिस्टम, पूरा एल्गोरिथम मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है इनका, कोई मैन्युअली इफ एल्स की तरह काम नहीं कर रहा है। तो सब वो सिस्टम खुद सीख रहा है, मतलब इंस्टाग्राम भी खुद कहता है कि हमें खुद नहीं पता कि कोई ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगी, ये यूजर से सीखती है, यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है वैसे ही पोस्ट उसको दिखा देती है। तो ये पूरा डेटा साइंस यार, मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं ये लोग, तो उनको भी नहीं प्रेडिक्ट, वो भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, हम भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो बचता है एक काम की कंटेंट बनाओ बस वही हम करते हैं। तो मैंने बहुत बार आपकी वीडियोस में देखा है कि आपने बताया कि यार मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग गई है, आपने बहुत बार स्टोरी डालकर भी लोगों को बताया। तो स्ट्राइक लगने के पीछे क्या रीजन था? क्या आपने कुछ इंस्टाग्राम की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक किया या क्या स्पेसिफिक रीजन था? आप प्लीज बताना चाहेंगे इस पे। इसमें ऐसी होता है, इंस्टाग्राम की बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, अलग अलग सेक्शन की होती हैं, जिसमें थेफ्ट का होता है कि मतलब आप किसी का कंटेंट चुरा तो नहीं रहे हो, या आप किसी को डरा तो नहीं रहे हो, कुछ न्यूडिटी तो नहीं शेयर कर रहे हो, या कुछ इलीगल कंटेंट तो नहीं शेयर कर रहे हो। तो हमारी बहुत सारी हैकिंग पोस्ट डिलीट हुई है बिकॉज ऑफ द इलीगल वाली गाइडलाइंस के चलते, क्योंकि वो शायद पब्लिकली हम सबको नहीं सिखा सकते, तो उसके चलते हमारी बहुत सारी पोस्ट डिलीट हुई, मतलब मोस्टली पोस्ट हमारी हैकिंग के चलते डिलीट हुई हैं। एक दो पोस्ट हमारी अलग से डिलीट हो गई। एक पोस्ट मेरे को याद है वो डिलीट हुई थी इसलिए कि जैसे आप किसी को डराते हैं, वो उससे डिलीट हुई थी, और उसका सीन ऐसा था कि हमारे कुछ 395 के फॉलोअर्स हो चुके थे, 400 के होने वाले थे, और मैंने स्टोरी डाली थी कि यार तुम ना अपने दोस्तों को कुछ भी कराओ, उनको बोलो और हमारे अकाउंट को फॉलो कराओ। तो इंस्टाग्राम ने इसको एज अ धमकी ले लिया था कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को मारो पीटो और जो कुछ भी कराओ और फॉलो कराओ मेरे को। तो मेरी वो स्टोरी डिलीट हुई और उसको मैं रिस्टोर भी नहीं कर पाया। उसमें ऑप्शन भी होता है रिव्यू करने का, वो रिव्यू करने के बाद भी उन्होंने डिलीट कर दी। तो इसलिए अब जब भी कोई स्टोरी डालता हूँ तो बड़ा ध्यान से वर्ड्स का सिलेक्शन करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना लगे कि ना मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ या कुछ अलग गलत बोल दे रहा हूँ। तो ये थोड़ी गाइडलाइंस है जिनके चलते हमें झेलना पड़ा यार काफी कुछ। ये तो एक चलता रहता है स्ट्रगलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, चलता रहता है, बस ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर इंस्टाग्राम ना आपका पेज डिसेबल कर देता है। तो बेटर है कि यार ज्यादा ना, एक साथ अगर मेरे ख्याल से 3 से 4 स्ट्राइक आ जाती है, एक्टिव रहती है, तो शायद इंस्टाग्राम आपका अकाउंट डिसेबल भी कर सकता है। एक इंस्टाग्राम पे ये चलता है कि जब हम ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करते हैं तो वीडियो वायरल होती है, ये आपके हिसाब से कितना काम करता है? मेरे ख्याल से 60 to 70% काम करता है, क्योंकि मैंने खुद वो वाली ऑडियोज यूज़ की हैं, उनको डाला है और वायरल भी हुई हैं कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुई। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार कंटेंट उतना अच्छा नहीं था शायद उस वाली वीडियो में, लेकिन कुछ में कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ऑडियो में कोई भी नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ फिर भी वो वायरल हो जाती है। लेकिन जिस तरह का एक ट्रेंड देखा जाता है, मतलब फिर से हम कहते हैं कि यार ये अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक जो बायस्ड ओपिनियन निकल के आती है वो यही आती है कि हाँ, जो वो उस तरह की ऑडियोज होती हैं जो कम लोगों ने यूज़ किए हैं और जस्ट स्टार्ट किए हैं यूज़ करना, तो उनको अगर तुम यूज़ करते हो जो ट्रेंडिंग ऑडियोज है, तो शायद तुम्हारा कंटेंट भी ट्रेंड कर सकता है। तो एक मुझे बताइए कि जैसे इंस्टाग्राम में आप कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ करते हैं? वैसे आप तो ज़्यादातर रील्स बनाने पे भी फोकस करते हैं। आपके हिसाब से जब भी कोई नया पर्सन आता है, क्रिएटर आता है मान लो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आपकी तरह वो ग्रो करना चाहता है, तो उसको शुरू में क्या ऐसे आप टिप्स देना चाहोगे, या फिर उसको किस फॉर्मेट में ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहिए जिससे ज़्यादा उसको एंगेजमेंट मिले, और उसको कितना टाइम कंसिस्टेंटली आप कहें कि काम करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा बताइए। यार मेरे ख्याल से कोई भी अभी क्रिएटर आता है तो उसको वीडियो फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद सजेस्ट करता है, यूट्यूब तो है ही एक वीडियो प्लेटफॉर्म, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स नए आ रहे हैं सब वीडियो प्लेटफॉर्म ही सजेस्ट करेंगे। और मतलब इसका एक तुक भी बनता है, सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर आप एक इमेज पोस्ट को पढ़ेंगे जिसमें 3-4 स्लाइड हैं, आपको उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, बल्कि आप एक 30 सेकंड की रील में सेम इंफॉर्मेशन पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं क्यों एक पोस्ट को पढ़ूंगा 5 मिनट तक, जबकि मेरे को 30 सेकंड में ही वो कंटेंट कंजप्शन मिल जाएगा वीडियो के थ्रू। तो इसलिए वीडियो कंटेंट ज्यादा यूजफुल है और ज्यादा सक्सेसफुल भी है। और अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है वीडियो कंटेंट, तो यार ज्यादा कुछ नहीं लगता है, एक कैमरा लगता है, इंटरनेट लगता है, और मैं तो कहता हूँ माइक्रोफोन भी नहीं लगता। स्टार्टिंग तो हमने बिना माइक्रोफोन की थी। तुम्हारा कैमरा हो, बोलने को कंटेंट हो और इंटरनेट हो, यही लगता है। धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले ही दिन कोई बड़े क्रिएटर को देख रहे हो, तुम बोलो यार मैं ऐसा तो बना ही नहीं पा रहा हूँ, वो बनेगा भी नहीं दोस्त। वो क्योंकि उसकी जर्नी अलग रही है, उसने शायद 4 साल 5 साल दिए हैं उसको, तुमने अभी स्टार्ट किया है।
जब तुम 4 या 5 साल बाद वहां पे उसके लेवल पे पहुंच जाओगे तब कंपेयर करना। तुम उसका वीडियो अभी डाउनलोड करके रख लो और फिर 4-5 साल बाद देखना मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, और ये 100% बात है कि तुम उससे बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। क्योंकि हम 4-5 साल से इंडस्ट्री को अलग अलग तरह से देखते आ रहे हैं, और वीडियो तो अभी जस्ट 1 साल पहले रील्स शुरू हुई हैं, प्रोबेबली पिछले सितंबर में अपडेट आया था रील्स का, जब से ज्यादा हुई हैं शुरू। तो ये सीन है। तो अभी इतना इतना ज्यादा मतलब पैनिक मत हो कि यार वो इतना अच्छा कंटेंट बना लेते हैं या ऐसा हो जाता है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। बस तुम बनाओ, अभी इतना डिसाइड मत करो। जैसे तुम 10-20 वीडियो डाल दोगे, उसके बाद एनालाइज करो कि मैं कैसे और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, किस तरह का कंटेंट जो मैंने डाला है कौन सा ऑडियंस को अच्छा लगता है, उस तरह के टॉपिक वापस पे उन पे बनाऊंगा। तो पहले सिर्फ बनाओ, फिर एनालाइज करो और फिर इम्प्रूवमेंट करो। बिना डाले तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा ना। तो जैसे अभी एक इंस्टाग्राम पे चलता है कि बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो कि 90 डेज का चैलेंज देते हैं कि आप 90 डेज तक कोई भी कंटेंट आप बनाते जाइए, और एक टाइम आता है कि आप उन 90 डेज में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे। तो आपके हिसाब से 90 डेज वाली थ्योरी काम करती है या नहीं करती? करती है। 90 का 30 डेज भी करती है। तुम 30 डेज में भी अगर रेगुलर कंटेंट डालोगे तो ये तो श्योर है कि 30 दिन में एक वीडियो तो तुम्हारी वायरल होगी। और 90 डेज तो एक सेफ्टी वाला है कि यार 90 दिन में तो हो ही जाएगी एक ना एक। तो मैं तो कहता हूँ 30 दिन में भी एक वीडियो तो तुम्हारी वायरल होगी जो 500 के क्रॉस कर जाए या शायद मिलियन टच कर जाए। और ऐसी जब रील वायरल होती है ना, तो बंदे को अलग से कॉन्फिडेंस आता है। वो कहता है कि मैं 1 महीना नहीं, मैं अगले 2 महीने और रेगुलर कर रहूंगा। वो इतना कॉन्फिडेंस से देती है कि एक वायरल वीडियो तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देती है। मतलब एक रात में तुम्हारे 10-10 हजार फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं एक वायरल वीडियो से। और वो बाकी की वीडियोस को भी अलग बूस्टअप देती है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें फॉलो किया है ना, फिर अब उनके फीड में तुम्हारे पुराने वीडियोस भी तो आएंगे जो तुमने लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किया। इंस्टाग्राम उनको सजेस्ट करेगा। तो एक वीडियो वायरल हुआ तो बाकी के भी वीडियो के व्यूज ऊपर बढ़ने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है। अब वो 30 दिन की हो या 90 दिन को, ये काम तो करता है, इसको नकार तो नहीं सकते। तो एक जैसे मैं आपसे वन एंड मोर जो फेमस क्वेश्चन है वो आपसे पूछना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने के कितने तरीके हैं, और आप इन तरीकों में से कौन कौन सा तरीका भी यूज कर रहे हैं? यार इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। मतलब पहला तरीका तो यही है कि यार तुम ब्रांड डील्स कर लो, जो मोस्टली क्रिएटर्स करते हैं। तुम एक ग्रोइंग पे आ जाओ एक पर्टिकुलर नीश में, फिर उसी पर्टिकुलर नीश के ब्रांड्स तुम्हारे पास आने लगेंगे, एजेंसीज आने लगेंगी, तो तुम उनके वाया कोलैबोरेशन कर सकते हो, रील्स उनके लिए बना सकते हो। एक वो तरीका होता है मोनेटाइज करने का अपने कंटेंट को। फिर एक तरीका है कि यार तुम्हारी अगर ऑडियंस लॉयल है और कुछ सीखना चाहती है। अब मैं कहूंगा कि जैसे ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं टेक के, इसमें शायद कोर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोर्स बनता है सब नीश का। अब मैं टेक्नोलॉजी पे अगर ज्ञान दे रहा हूं तो टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स नहीं होता। अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रोग्रामिंग पे रील्स बना रहा हूं तो हाँ, प्रोग्रामिंग का कोर्स है। तो जो सब नीश है सिर्फ उन्हीं पे कोर्स बन सकता है। तो अगर मैं आज हैकिंग का कंटेंट बनाता हूं तो उस पर मैं कोर्स बना सकता हूं। तो एक तरीका ये हो जाता है कि मैं कोर्स बना सकता हूं और लोगों को बेच सकता हूं। मैं वर्कशॉप ले सकता हूं उनके लिए, और मैं इन पर्सन भी मीटिंग कर सकता हूं। मतलब अगर किसी को पर्सनली मुझसे बात करनी है अपने करियर के बारे में या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी एक तरीका है मोनेटाइज करने का। मीटअप भी एक छोटा सा तरीका है। मतलब मीटअप से कुछ मोनेटाइजेशन तो नहीं होता, बस एक मीट ग्रीट और तुम्हारी ऑडियंस से ट्रस्ट बन जाता है तुम्हारा। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से तुम कर सकते हो। अपनी बुक लिख सकते हो, ई बुक अपनी बेच सकते हो आप। तो ये कुछ बहुत फेमस तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। अपनी ऑडियंस के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। पर एक चीज, जैसे अभी आपने बात की ब्रांड डील्स की, जब आप एक बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, तो कौन सा तरीका रहता है कि ब्रांड्स आपके पास आते हैं या आप ब्रांड्स के पास जाते हो इसमें, या आप रीच कैसे कर सकते हो उनको, उस पर थोड़ा बताइए। नहीं यार, ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, हम ब्रांड्स के पास नहीं जाते हैं। मतलब हम गुड़ हैं, मक्खी हमारे पास आएगी, हम मक्खी के पास नहीं जाएंगे। तो सीन ऐसा है क्योंकि हम चमक रहे हैं ना, तो मतलब जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे ऊपर आएंगे। लाइट के ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं ना, इंसेक्ट्स मतलब लाइट इंसेक्ट्स के पास नहीं जाती। तो हम अपने कंटेंट से चमक रहे हैं तो ब्रांड्स हमारे पास आएंगे। तो और अगर कोई कोशिश करता है कि वो खुद से ब्रांड के पास जाए तो ये बिल्कुल ना करे। इससे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, तुम नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अब हो सकता है कुछ लोग स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं यार, जैसे 100 के हो गए, 150 के हो गए, ब्रांड नहीं आ रहा है उनके पास, एजेंसी नहीं आ रही है,
तो वो दूसरे क्रिएटर से बोलते हैं कि यार मेरे को बता दे तुम्हारे पास कौन आया था, मैं भी उसके पास जाके जाता हूँ और मैं भी डील ले लेता हूँ। ये बहुत गलत स्टेप है, क्योंकि वहाँ से तुम्हारी प्राइसिंग कम हो जाएगी, और प्राइसिंग तुम्हारी एक बार कम हो गई तो मार्केट में फिर प्राइसिंग तुम्हारी कम ही रहेगी। तुम ऐसा नहीं कि एक ब्रांड को तुमने बोला मैं इतने इतने लेता हूँ, अगले ब्रांड को बोल रहे हो तुम बढ़ा के बोल रहे हो, क्योंकि मार्केट में ना पता चल जाता है कि तुम्हारा रेट क्या है, तो तुम वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है तुम्हारे को। तो बेटर होगा तुम अपने कंटेंट से शाइन करते रहो, ब्रांड्स ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आते चले जाएंगे, एजेंसीज आ जाएंगी। जैसे अभी इंस्टाग्राम ने रिसेंटली बोनस का, क्रिएटर में बोनस का एक ऑप्शन ला के दिया जिससे आप रील्स मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो अभी आपकी भी रील्स अब मोनेटाइज हो गई होंगी? नहीं यार, मेरे को अभी ये फीचर नहीं मिला है, क्योंकि मेरी एक पोस्ट अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस गई है, तो मेरे को ये फीचर नहीं मिलेगा अभी। शायद कुछ 90 दिन बाद ये मेरे पास आ सकता है। बट अभी इसका कोई क्राइटेरिया रखा है इंस्टाग्राम ने कि इतने फॉलोअर्स पे वो देगा, या रैंडमली वो ही चूज कर रहा है उनकी? नहीं, जितना सुनने में आया है दूसरे क्रिएटर्स से भी, जिनके 50 के हैं उनको भी मिल गया है, जिनके 500 के हैं उनको भी मिला है, और जिनके कुछ के 500 के हैं उनको अभी तक भी नहीं मिला है, ऐसे भी केसेस हैं। तो सबको अभी तक नहीं मिला है, कुछ तो इनका है शायद क्राइटेरिया या जो भी, या रैंडम कुछ चल रहा है। तो मोस्टली लोगों को मिला है जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छी फैन फॉलोइंग है। बाकी देखते हैं कैसे सबको कैसे चलता है ये सब। तो एक मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है, जिससे कि पूरी ऑडियंस भी वेट करती है इस क्वेश्चन के लिए, कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से एक महीने में कितनी अर्निंग कर लेते हो? यार ये तो एग्जैक्ट वाली बात बताने की हो गई। देखो, इतना तो हम कह सकते हैं कि 6 फिगर बन जाता है आराम से, अगर आप इंस्टाग्राम से 6 फिगर आराम से बन जाता है। और बाकी आपकी मेहनत है कि आप यार कितना और कर सकते हैं। आप बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट में ही मेहनत कर सकता है, तो जितना वायरल कंटेंट वो देगा उतने ब्रांड्स उसके पास खींचे चले आएंगे, क्योंकि ब्रांड्स भी तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं क्रिएटर्स को। तो तुम उनकी फीड में जाओगे, वो तुम्हें अप्रोच करेंगे। तो जितना वायरल तुम्हारा कंटेंट होगा उतने ब्रांड्स तुम्हारे पास आएंगे, जितने ब्रांड्स तुम्हारे पास आएंगे उतनी ज़्यादा डील्स आएंगी, उतना ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास होगा। तो ये सब मतलब प्रोपोर्शनैलिटी में सब कंटेंट ही मैटर करता है। कंटेंट इज इक्वल टू योर मनी, जितना तुम कंटेंट वायरल कंटेंट दे रहे हो इज इक्वल टू द मनी यू अर्न। तो जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर कोई पर्सन चाहे तो फुल टाइम अपना करियर बना सकता है, कि वो पार्ट टाइम से स्टार्ट करे, या क्या आप उसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मान लो कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट करे, या जॉब छोड़ के फुल टाइम इसमें आ जाए? करियर अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? यार मैं तो कहूँगा कि अगर जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो पार्ट टाइम ही शुरू करें, क्योंकि बड़ा अनसर्टेन प्लेटफॉर्म है। और जब तक तुम ग्रो नहीं करते और जब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि मैंने बहुत कमा लिया इधर से, मतलब मेरा एक रेशियो ऐसा है कि जो तुम अपने कॉर्पोरेट में हो या जहाँ पे भी तुम जॉब कर रहे हो और फिर साइड में तुम पार्ट टाइम कर रहे हो, तो पार्ट टाइम से तुम इतना पैसा कमा लो कि जितना ये तुम्हारी जॉब अगले 5 साल में तुम्हें देने वाली थी, अगर उतना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में है इस पार्ट टाइम से, तो तुम जॉब कभी भी छोड़ सकते हो। क्योंकि इस तरह से, इस रेशियो से तुम अगले 5 साल अगर बेरोजगार भी हो, तुम्हारे पास तो भी पैसा है 5 साल का। तो मेरा ऐसा रेशियो चलता है और मैंने यही रेशियो करके अपने साथ किया है। तो मतलब मेरा यही रहता है कि आप एकदम फुल टाइम तो ऐसा मत कर जाओ, पहले पार्ट टाइम ही करो, पार्ट टाइम करो, हसल करो, रात को आओ, काम करो, स्क्रिप्टिंग करो, जब फ्री टाइम करे सब कुछ करो, और उसके बाद तुम सोच सकते हो कि हाँ अब मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्रिएटर्स इसको फुल टाइम ही कर रहे हैं यार अब। तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी 5 टिप्स बताइए जिनसे हम इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हैं, और जो कि किसी भी निश में कोई भी पर्सन स्टार्ट करना चाह रहे हो, जरूरी नहीं कि वो टैग के कोई भी वो निश उठा ले जिसमें वो ग्रो कर सकते हो। तो अपने एक्सपीरियंस पे आप ऐसी 5 टिप्स है वो क्या देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। यार पहला तो कि जो कंटेंट बनाओ वो बड़ा ही शेयरेबल कंटेंट हो, रिलेटेबल कंटेंट हो लोगों के लिए। मतलब तुम्हारी पोस्ट ऐसी हो कि लोग शेयर करें कि यार इससे मैं रिलेट करता हूँ, या ये मेरे दोस्तों को भी पता चलनी चाहिए। भले वो स्टोरी पे शेयर ना करें, लेकिन हम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ऐसा रिलेटेबल कंटेंट बनाए, एक सेवेबल कंटेंट बनाए जिसको लोग इंपॉर्टेंट समझे, वैल्यूएबल समझे, और सोचे कि यार ये कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, तो उसको सेव भी कर लें। तो कंटेंट बनाते समय इन 2 चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखें कि शेयरेबल हो और सेवेबल हो। दूसरा है कि एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए अपनी ऑडियंस से। अब एंगेजमेंट में सिर्फ मतलब ये तो आता ही है कि उनकी जो क्वेरीज हैं आप उनका ध्यान रख रहे हो, टेक्नोलॉजी पे वो जो पूछ रहे हैं, करियर के बारे में पूछ रहे हैं, या आपकी रील का कोई डाउट है वो पूछ रहे हैं, उसका आप क्लियर कर दो उनको। अब 4th पॉइंट जो है वो एक
लॉयलिटी बिल्ड करने का है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने का, वो है कि आप उनसे पर्सनली कनेक्ट हो जाओ। आप उनसे इस तरह के वर्ड्स यूज़ करो, मतलब उनको भाई बोलो, उनको दोस्त बोलो, भाई बोलो, मतलब ऐसे ना बिहेव करो कि वो फॉलोअर्स हैं, उनको ऐसा अपना दोस्त समझ के इसी तरह से बात करो। मतलब मैं कहता हूँ कि तुम ये समझो ही मत उस वक्त कि तुम क्रिएटर हो। जैसे तुम अपने दोस्त से बात करते हो ना, हाँ यार मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, तुम उनसे ऐसी बात करो, हाँ यार ऐसे कर लेना, वो हो जाएगा। क्योंकि उससे उसको भी फील आएगा कि यार ये तो हमारे जैसे ही है, भले इसके 4.5 लाख क्रिएट फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये तो हमारी तरह बात करता है और रिप्लाई भी देता है। क्योंकि मोस्टली फॉलोअर्स का ना ये कंप्लेन होती है कि क्रिएटर्स रिप्लाई नहीं देते हैं इतनी सारी ऑडियंस होने के बाद। हाँ, लेकिन और जो रिप्लाई दे देता है ना, उसके लिए बड़ा वो, मतलब वो लोग स्टोरी तक डाल देते हैं कि यार इसने रिप्लाई दिया मेरे को। तो एक वो फैक्टर बिल्ड करो, उनसे पर्सनल कनेक्शन बनाओ। क्योंकि जब पर्सनल कनेक्शन बनता है ना, फिर वो तुम्हारी ऐसी ऑडियंस हो जाती है कि तुम कोई भी कंटेंट बनाओ, मतलब मैटर नहीं करता तुमने अच्छा बनाया बुरा बनाया, अच्छी क्वालिटी नहीं दी कैसी क्वालिटी दी, वो हर कंटेंट पे एंगेज करेगी। आप अगर आज भी मेरे कंटेंट देखो और एनालाइज करो, तो कुछ 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं। मतलब मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि तुम कमेंट करना, मैं किसको शेयर भी नहीं करता, वो रेगुलर ऐसे बंदे हैं जो कमेंट करेंगे ही करेंगे, कुछ बोल देंगे फैंटास्टिक अमेजिंग या इमोजी कर देंगे, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे, सेव करेंगे, शेयर करेंगे। ये वो लोग हैं क्योंकि इनसे मैं पर्सनली कनेक्ट हुआ हूँ, इनको मैंने भाई यार सब बोला है सबको, इनके मैं डाउट्स लेता हूँ, सबको लेता हूँ। अब जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ इनके, तो लाइव सेशन में भी मैं इनके पर्सनल डाउट्स क्लियर करता हूँ। Q&A लेता हूँ, Q&A में भी मैं ये मेरा टैग पेज है, लेकिन फिर भी मैं इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। तो ये उनसे कनेक्ट होना पर्सनली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे एक एम्पैथाइजेशन क्रिएट होता है। और लास्ट जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि यार एक मतलब खुद के लिए ना करके, अगर हम बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये सब पे लागू होता है। अगर हम खुद के उसके ना सोच के कि यार मैं ये कर देता हूँ इससे, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ब्रांड आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें इतने दूंगा, तुम ये कंटेंट बना दो, तो तुम चेक करो यार क्या तुम्हारा जो ऑडियंस है उसके लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से ब्रांड्स आए हैं जिनको हमने नकार दिया है, OctaFX, क्रिप्टो के ऐसे ब्रांड्स हमने मना कर दिया कि यार ये इन पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। OctaFX ना जाने कितनी बार आया है, एक बिनोमो करके था, ये आते हैं क्योंकि ये बड़े फिशी सिस्टम है इनका। तो हम ऐसे मतलब हम अपनी ऑडियंस का भी ध्यान रखते हैं। अब कहने को तो यार हमें तो पैसा मिल जाएगा, हम तो अपनी जेब में रख लेंगे, एक पोस्ट पे हमें हेट कमेंट मिलेगी, लोग गालियां देंगे, क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो ऑडियंस बढ़ेगी, मतलब वो एंगेजमेंट बढ़ेगी, लेकिन हमारा ट्रस्ट बिगड़ जाएगा। और ट्रस्ट एंगेजमेंट से भी बड़ा है, ट्रस्ट इतना बड़ा है क्योंकि अगर कल मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, तो एंगेजमेंट भले ही मेरी 10% हो, जब तक मेरा ट्रस्ट नहीं होगा ना, कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। एंगेजमेंट वहां पे फिर धरी की धरी रह जाएगी। एंगेजमेंट से सिर्फ तुम्हारी पोस्ट वायरल हो सकती है, प्रोडक्ट वायरल नहीं हो सकता। प्रोडक्ट वायरल सिर्फ ट्रस्ट से होगा तुम्हारा। तो ये 5 तरीके हैं यार। तो सर आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई भी पर्सन हो कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, आपने बिगनिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। तो थैंक यू सो मच। और थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, थैंक यू।